उस्मान का तबादला लाहौर से कराची हो गया था और आज ही वो 2 बजे कराची रेलवे स्टेशन पहुंचा था। लाहौर से कराची तक के तवील सफ़र ने इसे थका दिया था। रिक्शे में वो नौबहार कॉलोनी पहुंचा, जहां उसे घर अलॉट हुआ था। नौबहार कॉलोनी में ज़्यादातर मतवस्त तबका के घर थे। कहीं कहीं कोई बड़ी कोठी नज़र आती थी। इत्तफाक से एक बड़ी सी कोठी के करीब एक नीम के घने दरख्त के नीचे एक फ़कीर बैठा ऊँघ रहा था। न जाने इसके चेहरे में क्या बात थी कि उस्मान पर कपकपी तारी हो गई। वो गंदगी में अटा हुआ एक बदबूदार चेहरा था, बेनूर आंखें जो मैल से भरी हुई थीं, हाथों के नाखून मिट्टी से लुथड़े हुए, एक बाजू भी शायद फालिज ज़दा था। उफ खुदाया, इसे दुनिया में कितना अज़ाब मिल रहा है, न जाने कैसी ज़िंदगी गुजारता रहा है। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी नज़र कोठी की नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर नाम सेठ करम अली जगमगा रहा था। नाम तो सेठ है और काम भी सेठों वाले ही हैं। कभी इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली होगी। ये सोचते हुए वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। उस्मान ने नहा धोकर खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गया। सुबह ऑफिस जाते हुए वो इस फ़कीर के पास से गुजरा, लेकिन वो इस वक्त लिहाफ ओढ़े सो रहा था। लिहाफ क्या था, मैला कुचैला, जैसे किसी ने मिट्टी का लेप किया हो, जगह जगह से कटा फटा। उस्मान को पहली बार इस पर तरस आया। ठिठुरती रात का तसव्वुर करके वो बेचैन सा हो गया। शाम दफ्तर से वापसी पर उसने बाजार से एक लिहाफ खरीद लिया। बूढ़े फ़कीर ने इसे लिहाफ ओढ़ाते हुए बड़ी शुक्रगुजार आंखों से देखा। उसके कुछ बोलने से पहले उस्मान वहाँ से चला गया। वो सोच रहा था कि इसे खाना कौन देता होगा। रात को जब वो सोया तो तय कर चुका था कि इसे रोज़ खाना दूंगा। अगली सुबह अपने नाश्ते के साथ उसने फ़कीर के लिए कुछ डबल रोटी और दूध लिया। एक लोटे में पानी भी लिया और फ़कीर से कहा, बाबा मुंह हाथ धो लो और कुछ खा पी लो, मैं शाम को फिर आऊँगा। फ़कीर इसे देखता ही रह गया और वो वापस पलट गया। असल में वो वहाँ खड़ा होना भी नहीं चाहता था। वो जिस साफ़ सुथरे माहौल में पला था, वहाँ गंदगी और बदबू का तसव्वुर भी जानलेवा था। इसलिए वो मजबूर था। शाम को उस्मान नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा तो इसे बूढ़ा बाबा अपना मुंतज़िर मिला। रोटी देखकर उसकी आंखों में रोशनी बढ़ गई। उस्मान कुछ देर सोचता रहा। वो फ़कीर के बारे तफसीलात जानने का ख्वाहिशमंद था। उसने कुरेद कुरेद कर सवालात किए। जवाब में एक दर्द भरी कहानी सामने आई। बूढ़े फ़कीर ने बताया कि उसने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा एक बड़े जागीरदार की खिदमत में गुजारा। उसके कहने पर कितने ही कत्ल किए, मगर फिर इस जालिम ने एक छोटी सी बात पर मुझे जेल करवा दी। मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली। जेल से रिहाई के बाद मैंने मजदूरी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों फॉलेज का अटैक हुआ। अब ना कोई पूछने वाला था, ना ख्याल रखने वाला। अब एक लड़का रोज़ रात को आता है, रोटी दे जाता है और सारे दिन की कमाई उठा कर ले जाता है। अब तो दिन रात मौत की आरज़ू है, वो नहीं आती। उस्मान इसकी सारी दास्तां सुनकर इससे बड़ी हमदर्दी महसूस कर रहा था। अगली शाम जब उस्मान बाबे के पास गया तो तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थीं, बादल गरज रहे थे। उस्मान ने बाबे के लिए लंडे से एक स्वेटर भी खरीद लिया था। इसने स्वेटर बाबे को दिया और पूछा, अगर बारिश हो गई तो क्या करोगे? करना क्या है, सब्र शुक्र करके पड़ा रहूँगा। उस्मान ने घर आते हुए एक लंबी सी कार से सेठ करम अली को उतरते देखा। ठिगने से कद का सेठ डरे हुए हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता हुआ अंदर जा रहा था। गाड़ी फौरन ही वापस चली गई। उस्मान तो घर आ गया। उधर सेठ भागता हुआ अपने ड्राइंग रूम में पहुंचा और अपने ख़ास मैनेजर को बुलाकर कहा, ये जो नया एसपी आया है, आखिर इसका मुंह बर वक्त बंद क्यों नहीं किया गया?
बड़ा एसपी बना फिरता है। लाखों का नुकसान हुआ है। नाजायज़ असले और मंशियात दोनों गोदाम कब्जे में कर ली हैं उसने। अब वो सुबह से शिकारी कुत्तों की तरह मेरी ताक में है। सारा दिन इधर उधर गुजार कर अब घर आया हूँ कि गिरफ्तारी के लिए मतलूब लोग अपने घरों में नहीं मिलते। सिर्फ आज की रात, कल एसपी का बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकेगा। मेरा पासपोर्ट और टिकट तैयार है। अब मैं छत पर जाकर छुप जाता हूँ। छत पर पहुंचकर वो टहलते हुए मुंडेर की तरफ गया। इसकी नज़र फ़कीर पर पड़ी तो वो मैनेजर से बोला, अगर मैं बूढ़े फ़कीर की जगह ले लूँ तो भला कौन पहचान सकेगा। तुम जल्दी से इस बूढ़े को यहाँ से उठा दो और खाली सर्वेंट क्वार्टर में डाल दो। मैनेजर ने फ़ौरन अमल किया और सेठ साहिब अपनी आलीशान और आरामदेह घर को छोड़ पुराने से कपड़े पहने नीम के पेड़ के नीचे फ़कीर के लिहाफ में घुस गया। बूढ़ों और फ़कीरों को हमेशा धुतकारने वाला सेठ आज खुद गलीज और बदबूदार जगह पर था। उसने मैनेजर से कहा, इसे नींद की 2 गोलियां दे दो ताकि रात आराम से गुजार सकूं। सुबह तुम मुझे आकर गाड़ी में बिठाना और मोटर बोट तक पहुंचा देना। फिर खुला समुंदर और खौफ से बेनियाज जिंदगी। सेठ लिहाफ को उलट पुलट कर साफ हिस्सा ढूंढ रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मजबूरन इसे लिहाफ ओढ़ना पड़ा। सुबह सवेरे पुलिस ने जब सेठ के घर को घेरे में लिया, इस वक्त मैनेजर गाड़ी निकालकर सेठ साहिब को लेने और फिर महफूज ठिकाने पर पहुंचाने के लिए निकल रहा था। लेकिन उसकी एक ना चली। पुलिस की तलाशी में काफ़ी देर लग गई। रात बारिश के बाद नीम का दरख्त सारी रात टपकता रहा। सोए हुए आदमी को शायद सर्दी का फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता, मगर नींद की डबल खुराक खाए हुए आदमी को क्या पता चलता। ज़हन सो रहा था मगर जिस्म तो सर्दी महसूस कर रहा था। और सारी रात की बारिश की ठंडक और गीले बिस्तर ने सोने पर सुहागे का काम किया। सुबह उस्मान दूध और डबल रोटी लेकर नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा। इस वक्त पुलिस की गाड़ियां सेठ के घर को घेरे हुए थीं। उस्मान ने सोचा, बुरे काम का बुरा नतीजा। आखिर कभी तो सेठ ने कानून की गिरफ्त में आना ही था। उस्मान धड़कते दिल के साथ बूढ़े के पास पहुंचा। नीम के पत्तों से पानी के कतरे अब तक टपक रहे थे। उसने जल्दी से लिहाफ उठाया और चीख कर पीछे हट गया। वहाँ सेठ करम अली की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। गुरूर, दौलत और जुर्म इंसान को नहीं बचा सकता, लेकिन दूसरों के साथ नेकी हमेशा जिंदा रहती है।